नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपको बताया था अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था, पहली स्थायी बंदोबस्त और दूसरी कल बताई थी आपको रैयतवारी व्यवस्था। तो देखो किस तरह से रैयतवारी व्यवस्था थी, भारत के दक्षिणी भाग के राज्यों में थी। इसी तरह अंग्रेज़ों ने आपको बताया था कल भी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी उनके अधीन भूभाग था उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। जैसे पूर्वी भारत में बंगाल वगैरह में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, दक्षिण के जो भारत राज्य थे, मद्रास है, बम्बई, जो बड़े प्रांत थे उस समय, उनमें उन्होंने रैयतवारी व्यवस्था लागू की। और अब उत्तर भारत के जो राज्य थे जिनमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, कुछ मध्य भारत के क्षेत्र थे, उनकी जो भूमि थी उनसे राजस्व वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था लागू की जिसका नाम है महालवारी व्यवस्था। तो आज अपन पढ़ेंगे महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था। देखो महालवारी व्यवस्था क्या थी, महल का क्या अर्थ होता है, ये व्यवस्था किसने लागू की और इस व्यवस्था का स्वरूप क्या था, किस तरह से किसानों से लगान वसूल किया जाता था। तो महलवारी व्यवस्था, महल का अर्थ होता है गांवों का समूह। महल का क्या अर्थ होता है, गांवों का समूह है कि इन्होंने लगान वसूल करने के लिए, उस समय जिले में कलेक्टर की नियुक्ति होती थी, तो कलेक्टर ने आदेश किया कि गांव का सर्वे किया जाए, वहां भूमि का निरीक्षण किया जाए, किस प्रकार की भूमि है, किसान कैसे उनमें क्या क्या खेती करते हैं, और उस भूमि का पूरा नाप जोख यानी पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया। और नाप जोख या लेखा जोखा तैयार करके एक गांव का समूह बना दिया, 2 या 3 गांव को मिलाकर के उनका एक ग्राम राजस्व है, ग्राम राजस्व है कि यहां से जो लगान है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करके उसको दे दी। तो महल का क्या अर्थ है, गांव या गांव का एक ही समूह है। जैसे आज भी होती हैं राजस्व इकाइयां होती हैं, उस तरह की व्यवस्था ये अंग्रेजों ने लागू की थी 1822 में। याद रखना, महलवारी व्यवस्था कब लागू हुई, 1822 ईस्वी में लागू की गई। ये लिख लेना, लागू किसने की थी। उस समय ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम है होल्ट मैकेंजी। क्या नाम है, होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। अब देखो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि इसमें लगान वसूलने का तरीका क्या था। कि इसमें 2-3 या गांव का एक समूह बना दिया और समूह बना करके भूमि का नापजोख कर लिया और उन गांव का एक मुखिया व्यक्ति नियुक्त कर दिया अंग्रेजों ने, जिसको नंबरदार भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में, कुछ भाषाओं क्षेत्रों में उसको जमींदार भी बोलते हैं। पुराने जमींदार नहीं थे, ये अंग्रेजों की तरफ से नए जमींदार नियुक्त कर दिए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें जमींदारी प्रथा पहले से ही थी, परंपरागत व्यवस्था थी हमारी ये। तो अंग्रेजों ने उसी को बरकरार रखा और उन्होंने गांव का एक मुखिया बना दिया। जैसे आपको कल पढ़ाया था, दक्षिण भारत की रैयतवारी व्यवस्था थी, उनमें गांव का कोई मुखिया नहीं था, कोई बिचौलिया नहीं था कंपनी और किसानों के बीच। इसके अंदर, महलवारी के अंदर, कंपनी और किसानों के बीच एक मुखिया होता था, उसको गांव का मुखिया, जमींदार, नंबरदार,
या कुछ भी कहते थे उसको, ये मुखिया होता था। किसान को खेती करने का अधिकार वही देता था और किसान से लगान भी वही वसूली करता था। गांव का जो जमींदार होता था वो किसान से लगान वसूल करता और कंपनी के अधिकारियों को जो भी आते थे उनको दे देता, नहीं कंपनी तक ही पहुंचा देता। तो ये एक प्रकार से कंपनी और किसानों के बीच एजेंट का काम करता था। ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी बंगाल में, उसी प्रकार की एक व्यवस्था थी महलवारी। उसमें तो हर गांव में था। इसमें तो उसका क्षेत्र बड़ा था, कुछ बड़े जागीरदार थे जिनके कई गांव उसके अधीन होते थे, वो उसमें लगान वसूल करता था। जबकि महलवारी में 2-3 या एक छोटा गांव है तो 2-3 को मिला दिया, बड़े गांव हैं तो एक गांव को बना दिया। इस तरह से एक समूह बनाया जाता गांवों का, और उस गांव के समूह को क्या कहा गया है? महाले कहा गया है। तो महाल का अर्थ आपको बता दिया। महाल का अर्थ होता है ग्राम समूह है, यानी गांव की एक राजस्व इकाई, गांवों की राजस्व इकाई। ये महाल होता था। इसमें जो मुखिया होता था वो हर वर्ष किसान को खेती करने के लिए जमीन देता और उसे जमीन से लगान वसूली करता था। अब ये व्यवस्था देखो, जैसे आपको उसमें भी बताया था रैयतवारी में भी कि लगभग अंग्रेजों के अधीन जो भूमि थी उस भूमि के 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो ये जो व्यवस्था है ये समस्त भूमि जो उत्तर भारत की समस्त भूमि थी उसके समस्त भूमि के अंग्रेजों के अधीन जो भूमि थी या कंपनी के अधीन जो भूमि थी, कंपनी के अधीन समस्त भूमि पर भूमि के 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। कितने प्रतिशत भूमि पर थी? 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। और इसमें जो लगान की दर है वो कुछ ज्यादा थी। लगान की दर क्या थी? लगान यानी भू राजस्व है, लगान की दरें 60% थी। कितनी थी? 60%। यानी किसान जो पैदा करता था उसमें से 60%, यानी अगर 10 क्विंटल पैदा करता है तो 6 क्विंटल उसकी किस में चली जाती? लगान में चली जाती। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ये भी किसानों के शोषण का एक तरीका था। इसमें भी किसानों का शोषण बढ़ा, किसानों का शोषण कम नहीं हुआ। जबकि अंग्रेज बार बार इस पर नई व्यवस्थाएं लागू करके किसानों के शोषण को कम करना चाहते थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं से किसानों का शोषण कम न होने की बजाय शोषण बढ़ा। अब देखो इसके जो प्रभाव हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। जो तीनों व्यवस्थाएं अपन पढ़ चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था, तो इसके किसानों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। अब ये व्यवस्था आपको मैंने बताई उत्तर भारत के राज्यों में लागू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश का भाग था, पंजाब का भाग था और कुछ मध्य भारत के प्रांत थे। ये व्यवस्था भी रैयतवारी की तरह से 30 वर्षों के लिए लागू हुई थी कि 30 वर्ष बाद भूमि का दोबारा निर्धारण किया जाएगा, भूमि की उर्वरता देखी जाएगी, संसाधन देखे जाएंगे और उनके आधार पर लगान की दरें कम या ज्यादा की जाएंगी। ये 30 वर्ष के लिए तय किया गया था। अब इसके जो प्रभाव देखो, प्रभाव क्या हुआ? पहला कि परंपरागत व्यवस्था का विघटन हो गया। जो प्राचीन व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था या जो भी जागीरदारी व्यवस्था, तो पारंपरिक व्यवस्था का विघटन, पारंपरिक व्यवस्था का पतन या विघटन।
एक तो ये प्रभाव पड़ा, पुरानी व्यवस्था बदल गई, नई व्यवस्था लागू कर दी। दूसरा, किसानों पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसमें किसानों की दरिद्रता, किसानों की दरिद्रता यानी गरीबी बरकरार रही, किसानों की गरीबी दूर ही नहीं हुई। और तीसरा, कृषि में ठहराव आ गया, कृषि में अवनति हुई, कृषि में उन्नति नहीं हुई। न तो कृषि क्षेत्र बढ़ा और न कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि में ठहराव आया, कृषि में ठहराव यानी अवनति। अवनति का मतलब न बढ़ना, न तो क्षेत्र बढ़ा और न उत्पादन बढ़ा, क्योंकि क्षेत्र बढ़ा देते तो किसानों को लगान बढ़ जाता, और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के पास कोई संसाधन नहीं थे। संसाधन कहाँ से आते? जितना उत्पादन होता उसका तो अधिकतर भाग लगान में चला जाता। और चौथा है पुराने जमींदारों की तबाही। जो पुरानी जमींदारी व्यवस्था थी या पुराने जमींदार थे, वो इस व्यवस्था के कारण उनकी जागीरदारी चली गई। जैसे आपको बताया था, बंगाल की जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी उसमें भी था, रैयतवारी व्यवस्था में भी था, महलवारी व्यवस्था में भी था कि जितना लगान तय कर दिया उतना लगान अगर कंपनी को नहीं चुकाते जमींदार तो कंपनी उसकी जागीरें छीन लेती थी। तो पुराने जागीरदारों की तबाही और नए जमींदारों का उदय। पुराने जमींदारों की तबाही और नए जमींदारों का उदय हुआ। और लास्ट का है कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण का अर्थ होता है व्यवसायिक कृषि, जिसको व्यापारी हैं वो तुरंत खरीद लें और नकद मुद्रा किसान को दे दें ताकि किसान उसे अपना लगाने चुका दे। तो ये इसका प्रभाव पड़ा। ये 5 प्रभाव हैं, कॉपी के अंदर ये 5 प्रभाव लिख लेना। कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब आगे वाले वीडियो में आपको कुछ इनका तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे सारणी बना करके, जिनमें रैयतवारी, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी ये किन किन क्षेत्रों में थी, किसने लागू की, कब लागू की, लगान कितना था, कितने वर्ष बाद लगान बढ़ाना था। ये सारी चीज़ें हैं एक सारणी बना करके, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपके आगे भी ये चीज़ें काम आती रहें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इनको आप कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।